जय श्री कृष्ण। मैं भानु प्रकाश शर्मा बीपीएस मथुरा रिफाइनरी नगर से हूँ। आज मुझे जिस टॉपिक पर विचार आपके सामने प्रस्तुत करने हैं वो टॉपिक है विज्ञान तथा अंधविश्वास। यहाँ विज्ञान के बारे में पहले हम बात करेंगे कि विज्ञान क्या है। एक्चुअली विज्ञान मीन्स साइंस, इल्म। Science is originated from the scientia. It is a Latin word. इसका वर्ड मीनिंग है टू नो। इसी बेसिस पे हमने इसका डेफिनेशन दिया है टू गेन द नॉलेज अबाउट एनीथिंग सिस्टमेटिकली विद प्रॉपर लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ पर एक चीज और कहेंगे, नॉलेज होना जरूरी है सिस्टमेटिकली विद प्रॉपर लॉजिकल रीजनिंग के साथ। अगर किसी व्यक्ति को ये नॉलेज है तो वो साइंस जानता है। उसके लिए ये कोई कंपलसरी नहीं है कि उसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी आनी ही चाहिए। ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं कहूँगा, एक रिक्शा चालक को भी विज्ञान का ज्ञान रखता है। उसे भी विज्ञान आती है, उसे पता है कैसे मुझे रिक्शा चलाना है, क्या लॉजिक्स हैं उसके। ऐसे ही हमारे दैनिक जीवन के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे साइकिल चलाना, खाना बनाना, खेती करना, जिनकी सहायता से हम आसानी से ये सिद्ध कर सकते हैं कि उन्हें विज्ञान का ज्ञान है। जबकि ये लोग किसी भी विज्ञान की क्लास में नहीं गए हैं, फिर भी इन्हें विज्ञान का ज्ञान है। विज्ञान का मतलब तो यह है कि सिस्टमेटिकली प्रॉपर लॉजिकल रीजनिंग के साथ नॉलेज गेन करना, ये विज्ञान है। यहीं पर प्रोफेसर यशपाल जी का कहना था कि मेरे बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप होना चाहिए, मेरे बच्चों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके लिए उनने प्रश्न पूछने को आधार माना, जिसमें प्रोफेसर यशपाल जी ने कहा है कि मेरे देश के बच्चों को प्रश्न पूछने की आज़ादी होनी चाहिए। प्रश्न पूछने पर कोई सामाजिक, राजनीतिक तथा कोई शैक्षणिक दबाव नहीं होना चाहिए। प्रश्न करने तथा उत्तर देने से ही ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान कोई ऐसा नहीं है कि किसी क्लास में ही संभव हो। ज्ञान तो शिक्षक तथा छात्र की परस्पर भागीदारी से निर्मित होता है। शिक्षक कोई पोस्टमैन नहीं है जो किसी बच्चे को जाकर के ज्ञान दे दे। छात्र कोई बर्तन नहीं है जाकर के ज्ञान उसमें भर दिया जाए, ऐसा नहीं है। ये तो दोनों की, ये तो एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें छात्र और शिक्षक की परस्पर भागीदारी होती है। बच्चे प्रश्न पूछते हैं, शिक्षक उनकी प्रश्नों का उत्तर देते हैं, उचित उत्तर देते हैं और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान होता है, तो उनका ज्ञान बच्चों की बढ़ता है। अगर हम इस प्रकार इसको ऐसे कहें कि हमारा समाज तथा हमारी शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछने का अधिकार हो, बच्चा प्रश्न पूछने में कोई संकोच न करे और उसे समझने का एक चस्का लग जाना चाहिए। और जब बच्चे की जिज्ञासाओं का, प्रश्नों का उचित समाधान उसके अभिभावकों तथा उसके शिक्षकों से मिलेगा तो उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप होगा। तो इसलिए एक चीज़ तो हमारी ये साइंस की बात आई कि सिस्टमेटिक होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए, फैक्ट्स पे बात होनी चाहिए, वास्तविकता पे बात होनी चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब उस बच्चे का वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा। अब हमें यहीं पर दूसरे टॉपिक की तरफ बात करनी चाहिए। दूसरा टॉपिक है हमारा अंधविश्वास, सुपरस्टिशन। आखिर सुपरस्टिशंस क्या होते हैं और क्यों होते हैं, इसका उत्पत्ति कहाँ से होती है, इसका ओरिजिन क्या है, ये सब चीज़ें सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं कि आखिरकार अंधविश्वास क्यों हुआ हमें। इसके लिए पहली चीज़ मैं इस बिगनिंग से स्टार्ट करता हूँ। हम लोग इंसान हैं,
लेकिन हम लोगों को भी आपस में कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है, कैसे हमें अलग किया जाता है, हमारी सोच हमें डिफ्रेंशिएट करती है। और इस सोच को भी हमने फिर दोबारा से क्लासिफाई करते हैं। एक हमारी पॉजिटिव थिंकिंग होती है, मीन्स राइट थिंकिंग होती है, पॉजिटिव थिंकिंग, राइट थिंकिंग, ये एक सोचो की बात हुई। दूसरा हमारा टाइप है रॉन्ग थिंकिंग, नेगेटिव अप्रोच, नेगेटिव थिंकिंग। अगर हम फिर दोबारा से एक हमारे सामने क्वेश्चन उठता है कि नहीं वो राइट थिंकिंग क्या है, रॉन्ग थिंकिंग क्या है, क्योंकि बहुत सारा आपने देखा होगा कुछ लोग गलत सोचते हुए भी अपने आप को सही प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो सही चीज़ क्या है, राइट थिंकिंग क्या है? जो क्लियर माइंड, स्ट्रेट अप्रोच रखते हैं, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट, नो डाउट, नो इल्यूशन, कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, वास्तविकता में जीते हैं, वास्तविकता में बात करते हैं, प्रॉपर लॉजिकल रीजनिंग के साथ बात करते हैं, उनका सिस्टमेटिक सिस्टम होता है। और जिनका सिस्टमेटिक होगा, प्लान्ड होगा, प्रॉपर लॉजिकल रीजनिंग के साथ होगा, उसमें कोई कन्फ्लिक्ट की जगह ही नहीं है, कोई इल्यूशन की जगह ही नहीं होती है। अगर हम इसे सरल भाषा में और सिंपल वे में अगर हम कहें, जिस व्यक्ति की, जिस छात्र की पॉजिटिव अप्रोच है, सकारात्मक है और वो वास्तविकता में जीता है, रियलिटी में बात करता है, तो वो हमारा राइट थिंकिंग आती है, उसे हम राइट थिंकिंग कहेंगे। यही हम बात करेंगे, नकारात्मक सोच की बात करेंगे, नेगेटिव अप्रोच की बात करेंगे। हम इसमें नेगेटिव अप्रोच क्या होती है, इसमें व्यक्ति के दिमाग में सब चीज़ें टेढ़े मेढ़े तरीके से अस्त व्यस्त पड़ी रहती हैं। और जब अस्त व्यस्त पड़ी रहती है और उन चीज़ों की, उस सोच का एक दूसरे से आपस में रिलेशन भी नहीं होता है, जब उनका आपस में कोई रिलेशन भी नहीं होता है, तो व्यक्ति के दिमाग में नेगेटिव अप्रोच होती है और वो सब सुपरस्टिशंस होते हैं। जो बिलीव्स आपकी रॉन्ग थिंकिंग पर बेस्ड होते हैं, वो सारे सुपरस्टिशंस होते हैं, अंधविश्वास होते हैं। और 99% लोग इन बिलीव्स के बेस पे सोचते हैं, जो भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं। और जब इस कंडीशन में उनका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं होता है, और जब ऐसी कंडीशन होती है तो वो नेगेटिव अप्रोच होती है। जब भ्रम की स्थिति होती है, जब व्यक्ति के दिमाग में कन्फ्लिक्ट होते हैं, तो धीरे धीरे उसके दिमाग में, उसकी सोच में, उसके व्यवहार में भी ये रॉन्ग थिंकिंग आने लगती है। और जब ये रॉन्ग थिंकिंग आने लगती है तो उसका नेगेटिविटी बढ़ जाती है, नेगेटिविटी के साथ साथ उसको डिप्रेशन होने लगता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस टाइप की प्रॉब्लम होने लगती है। और वो डर, भय, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें दिमाग में आती हैं और उसका मेंटल डिसऑर्डर होने का भी खतरा बढ़ जाता है। कभी कभी तो उसका नर्वस सिस्टम डैमेज होने का डर रहता है, न्यूरो प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, इस टाइप की ये प्रॉब्लम्स होती हैं। इस तरीके से ये रॉन्ग थिंकिंग का हमारा पार्ट होता है। इस जो यहाँ पर एक चीज़ और है, जब इस टाइप के व्यक्ति होते हैं जिसका मेंटल डिसऑर्डर हो गया है, जिसका मानसिक स्तर ठीक नहीं है, जो ये कहें मानसिक मेंटली वीक हो गया है, ऐसे समय में हमारे कुछ तथाकथित बाबा लोगों की लॉटरी लग जाती है। ऐसे लोग जब ऐसे बाबाओं के उसमें आते हैं तो फिर कुछ कुछ स्पेशल कैटेगरी के कुछ ज्योतिषी भी हमारे इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो किसी को राहु का डर दिखा करके, किसी को केतु का डर दिखा करके, कभी कोई अनुष्ठान करवा करके कि कुत्ते को रोटी खिलाओ और ये दान करो, उल्टी सीधी चीज़ें करके ये लोग ऐसे लोगों से अच्छा खासा पैसा वसूल करते हैं। तो इन सब चीज़ों से आखिरकार ये रॉन्ग थिंकिंग और राइट थिंकिंग, रॉन्ग थिंकिंग की वजह से ये सब चीज़ें सुपरस्टिशंस हैं। अब इनसे हम बाहर कैसे आए? अब इनसे बाहर आने के लिए हमें
कैसे हम बाहर आ सकते हैं, इनसे बचने का, इन अंधविश्वासों से बचने का हमारा क्या तरीका होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हमें एक चीज़ और आती है कि ये सुपरस्टिशंस कहाँ से आते हैं, सुपरस्टिशंस की वजह क्या है। एक्चुअली आप जब इन चीज़ों को देखेंगे, इनकी गहराई में आप जाएंगे, तो ये सारे सुपरस्टिशंस हमें अपने परिवार से, हमें अपने समाज से मिले होते हैं। भाई एक सिंपल सा मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप कभी घर से अपने से निकल रहे हैं, पीछे से कोई बच्चा छींक गया, या आप निकलते वक्त आपके रास्ता कोई बिल्ली काट गई, तब आप अपनी यात्रा को थोड़ी देर के लिए स्थगित कर देते हैं। नहीं है तो आपकी माताजी, आपके पिताजी, आपका बड़ा भाई, आपकी बहन ये कहेंगे, भाई अभी रुक जाओ, या पानी पी के तब निकल के जाना। ये क्या है भाई, इसके पीछे क्या वैज्ञानिक आधार है? कोई वैज्ञानिक आधार नहीं। दूध पी के बाहर मत जाओ, भूत आ जाएगा। ठीक है, ये कहाँ से मिला? धीरे धीरे ये सब चीज़ें, ये सारे सुपरस्टिशन, सारे अंधविश्वास हमारे व्यवहार में आ जाते हैं और हमारी परंपरा बन जाती है। मतलब ये इस कदर आ जाते हैं और इनसे बाहर निकलना हम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये हमारे व्यवहार में आ गई, ये हमारी परंपराओं में आ गई कि भाई पीछे से छींक गया है, अब शगुन हो गया है, भाई ठीक नहीं। अब इतनी सब बातें हो गई, हमारी सुपरस्टिशन की बात हो गई, हमारी साइंस की बात हो गई, सुपरस्टिशंस की वजह से ये प्रॉब्लम्स की बात हो गई। तो आखिर एक चीज़ है, हम इन सुपरस्टिशन, इन जो चीज़ हमारे व्यवहार में आ गई हैं, इनसे बाहर कैसे आए। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। जब हम तैयार हो जाएंगे, हमारी विल पावर स्ट्रांग हो जाएगी कि यस, मैं अपने दिमाग के अंदर कोई भी सुपरस्टिशन नहीं आने दूंगा, कोई भी अंधविश्वास नहीं रहने दूंगा, कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, मैं रियलिटी में जीऊंगा। मीन्स हमारी सोच रियलिटी के साथ होनी चाहिए, उसका प्रॉपर रीजनिंग होनी चाहिए, उसके साथ हमारी प्रॉपर रीजनिंग होनी चाहिए। ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, सिस्टमैटिक होना चाहिए। जब हम राइट थिंकिंग में बात करेंगे तो रियलिटी में बात करेंगे और लॉजिकल रीजनिंग के साथ बात करेंगे, तो हमारे ये प्रॉब्लम्स, सुपरस्टिशन से हम मीन्स बाहर आ सकते हैं, इन सुपरस्टिशन से हम बाहर आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ हमारी निकल के आती हैं। एक तो हमें फैक्ट्स में जीना है, रियलिटी में जीना है, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, कोई इल्यूशन नहीं होना चाहिए, कोई नेगेटिव अप्रोच नहीं होना चाहिए, सब हमारी पॉजिटिव अप्रोच के साथ हमें जीना चाहिए। फिर भी हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम उनको एडॉप्ट कर लें, मैंने अपने हिसाब से सोचे हैं, कुछ फॉर्मूले अपने फ्रेम किए हैं, जिस बेसिस पे हम इन सुपरस्टिशन, इन अंधविश्वासों से, इन परंपराओं से हम बाहर आ सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ है, ये इन परंपराओं को, जो परंपराएं हमारी फ्रूटफुल नहीं है, जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, इन परंपराओं को तो हमें आगे कैरी फॉरवर्ड भी नहीं करना है, हमें आने वाली पीढ़ी को भी नहीं देना है भाई। क्योंकि अननेसेसरी हम अपनी आने वाली पीढ़ी के दिमाग में अनवांटेड चीज़ें डाल देते हैं जिनका कोई यूज़ नहीं है। भाई जिस चीज़ का यूज़ है उस चीज़ को बच्चे को बताए हैं, अपनी पीढ़ी को बताए हैं, तो उसका काम आएगी, उसकी लाइफ में काम आएगी। देखिए यहाँ पर एक मेरा अपना फॉर्मूला ये है, एक सिंपल सा फॉर्मूला 1 में कहता हूँ इसे। अगर मेरे परिचित, मेरे मित्र या मेरे किसी रिश्तेदार से कभी हॉट डिस्कशन हो गया, कहीं ईगो हर्ट हो गई, तो इस पार्ट पर क्या करना चाहिए, इसमें हम अपनी अपनी ईगो लेकर के बने रहते हैं और अपने आप को टेंशन देते रहते हैं। इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, बहुत जल्दी आप उस व्यक्ति से मिलिए और अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए उससे माफ़ी मांग लीजिए। अगर वो माफ़ नहीं कर रहा है, माफ़ी नहीं दे रहा है,
तो भी आप टेंशन मत करिए, ये उसका टेंशन है भाई, ये उसकी प्रॉब्लम है, ये उसका दिमाग प्रॉब्लमेटिक माइंड हो सकता है। मेरे दिमाग में, मेरा माइंड क्लियर है, मेरे दिमाग में क्लियर कंसेप्ट है, मैं फैक्ट्स में जीता हूँ, वास्तविकता में रहता हूँ, तो मैंने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया, बात खत्म हो गई। तो उस मैटर को जल्दी जल्दी उसे अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए माफी मांग करके मैटर को खत्म कर देना चाहिए। ये मेरा फर्स्ट फॉर्मूला है। दूसरा, किसी से कभी कंपेयर मत करो। जब भी आप कंपेयर करेंगे तो आपके अंदर हीन भावना और ईर्षा, मीन्स ये हीन भावना, ईर्षा जैसी चीजें आपके दिमाग में आएंगी। तो इन सब चीजों के लिए जब हीन भावना आएगी, ईर्षा होगी, तो हमारा व्यक्तित्व भी खराब होता है। इस संसार में जब भी हम कोई भी बात करते हैं, कोई भी काम होते हुए देखते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो वहाँ कोई ना कोई साइंस इन्वॉल्व होती है। बस डिपेंड करता है मीन्स उस व्यक्ति के ऊपर कि वो उसमें क्या रीजनिंग देख रहा है, क्या सिस्टम देख रहा है, उसे वैज्ञानिक अप्रोच है कि नहीं। कोई भी एक्टिविटी देख लीजिए, ये तो आपने सुना ही होगा, पेड़ से जब सेब गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, तो वो न्यूटन ने बताया कि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये उसके दिमाग में आया, वो पेड़ से क्यों गिरा। हर चीज के पीछे एक रीजन होता है ना भाई। कोई भी एक्टिविटी हो रही है, उसमें आप सोचेंगे तो आपको विज्ञान अवश्य मिल जाएगा। डिपेंड करेगा कि आपको विज्ञान आती है या नहीं आती। तो जिनको विज्ञान नहीं आती है, जिनके विज्ञान का ज्ञान नहीं है, वहाँ वो सब सुपरस्टिशन से मीन्स अंधविश्वास है। अब मैं यहाँ आपको कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहा हूँ। एक पर्सनल एग्जाम्पल है मेरा। एक बार मैं और मेरा मित्र अपने फैमिली के साथ बद्रीनाथ धाम के लिए गए दर्शन के लिए। हमने कहा कि चलो बद्रीनाथ धाम में दर्शन करके आते हैं। वहाँ जब हम पहुँचे तो सुबह उठ करके हमने की दर्शन करने हैं भाई। होटल में गर्म पानी का इंतज़ाम नहीं था क्योंकि लाइट नहीं थी, और होटल वाले ने हमें बता दिया कि आप वहीं जाकर के तप्त कुंड पे जाकर के आप स्नान करिए, वहाँ गर्म पानी आपको मिल जाएगा और दर्शन करिए। हम वहाँ चले गए और जा कर के हमने स्नान किया, गर्म पानी हमें मिल गया। गर्म पानी से स्नान करके हम तैयार होकर के अपने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम वहाँ से निकल आए, लेकिन एक दिमाग में ये चीज़ आ रही थी कि इतनी तेज़ ठंड के अंदर जहाँ बर्फ़ जम रही है, इतनी तेज़ ठंड में भी ये गर्म पानी कहाँ से आया भाई, ये गर्म पानी कैसे है। तो हमने वहाँ पर लोग थे, एक दो पुजारी थे, इधर उधर घूम रहे थे, तो उनसे बात की मैं कि भाई ये गर्म पानी कैसे। तो उनका एक मानना है, उन्होंने जो बताया हमें वो बता रहा हूँ मैं आपको। उन्होंने कहा कि ये भगवान बद्री के पैरों से ऊपर के ये पानी आ रहा है, तो भक्तों के लिए गर्म पानी आता है जिससे भक्त स्नान कर ले। ये बात हमें कुछ समझ में नहीं आई और हम इससे संतुष्ट नहीं हुए। मैंने कहा भाई इसका ओरिजिन क्या हो सकती है, इसका वैज्ञानिक आधार क्या हो सकता है। फिर हमने कंक्लूड किया कि भाई हमारी अर्थ 3 लेयर हैं। एक तो हमारा क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। मेंटल में हमारा मोल्टन मटेरियल है और उससे स्टीम निकल रही है, तो वो बहुत सारे क्रस्ट के जो लेयर्स हैं वो कहीं क्रैक से होकर के आप स्टीम निकल रही है, और वो स्टीम निकल करके बर्फ़ को मेल्ट कर रही है, और वो बर्फ़ मेल्ट होकर के पानी में कन्वर्ट हो रही है, और पानी को गर्म कर रही है, और गर्म पानी को यहाँ कलेक्ट कर लिया गया है जो हमारा तप्त कुंड है, और उससे हम स्नान कर रहे हैं। ये इसका वैज्ञानिक तथ्य है। ऐसे ही हमारे पलवल के पास एक सोहना गांव है, वहाँ पर भी एक पॉन्ड है जिसमें अगर आप कपड़े में चावल बांध करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ी देर में वो चावल पक जाते हैं। चावल पक गए। अब वहाँ पर भी अलग अलग लोगों की सोच है भाई कि भगवान जी की कृपा है,
लेकिन सही चीज़ ये है कि वहाँ पर भी कोई वेंट मतलब क्रैक से होकर के स्टीम निकल रही है, जिसकी वजह से उस पॉन्ड का पानी गर्म हो जाता है और वो चावल उसमें पक जाता है। नेक्स्ट एक और हम ऐसे सुपरस्टिशन की और बात करते हैं। जब हम बाज़ार में निकलते हैं, बाज़ार में देखते हैं तो बहुत सारी दुकानों पे आपने नींबू मिर्च को टंगा हुआ देखा होगा। धागे में पिरो करके नींबू मिर्च टांग देते हैं और कहा जाता है जब किसी से बात होती है तो इससे बुरी नज़र से हम अपनी दुकान को बचाते हैं। जब इसका वैज्ञानिक तथ्य पे हम बात करेंगे तो वैज्ञानिक तथ्य अलग ही है। नींबू मिर्च से वो जो केमिकल निकलता है, सिट्रिक एसिड वगैरह निकलता है, वो धागे में एब्जॉर्ब हो जाता है और धागे में एब्जॉर्ब होकर के ऑपरेट होता है और वो उस शॉप के अंदर फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है, जिससे मक्खी मच्छर उसमें नहीं आते। ये इसका वैज्ञानिक तथ्य है। एक और सुपरस्टिशन की बात करेंगे। हालांकि मैं जितने भी सुपरस्टिशंस की बात कर रहा हूँ बहुत ही प्रचलित सुपरस्टिशंस हैं, आपने बहुत सारे सुने होंगे। एक जब कभी हम किसी पवित्र नदी के किनारे से निकल रहे होते हैं, बस में या कहीं पर भी ट्रेन से निकल रहे होते हैं, तो कुछ लोगों को ट्रेन से या बस से सिक्के फेंकते हुए देख सकते हो। जब उनसे पूछा गया भाई सिक्के क्यों फेंक रहे हो इसमें, भाई इससे भाग्य सुधरता है। हमने कहा भाई इसका वैज्ञानिक आधार क्या होगा, ये तो कोई बात नहीं हुई। भाई जिसके बारे में पता ही नहीं है ऐसे भाग्य कैसे सुधर जाएगा। भाई सिक्का फेंकने मात्र से भाग्य सुधर जाएगा, क्यों सुधर जाएगा भाई। तो इसका जब हम वैज्ञानिक तथ्य पे गए तो मैंने कि भाई ऐसा किसने कहा। मैंने भाई हमारे पुरखे हमारे बुजुर्ग बताते हैं। फिर हम बुजुर्गों के टाइम में पुराने समय में गए तो पहले पुराने समय में चांदी और तांबे के सिक्के चलते थे और चांदी और तांबे के सिक्के पानी में डालने से वो पानी को शुद्ध कर देते। तो इसलिए ये चांदी तांबे से पानी शुद्ध होता है, ये इसका वैज्ञानिक तथ्य है। लेकिन वो परंपरा चली आ रही है तो आज सिल्वर को मीन्स आज जो हमारे सिक्के हैं उन्हें भी हम फेंकते हैं नदियों में। तो ये एक सुपरस्टिशन है। एक और यहीं पर सुपरस्टिशन जैसे जनरली सबके साथ होता है, जब आप अपने घर से किसी एग्ज़ाम के लिए, किसी इंटरव्यू के लिए या किसी बड़े काम के लिए निकलते हैं तो घर वाले कहते हैं कि दही के साथ शक्कर मिला करके खा के जाओ भाई, और हुआ तो आपका काम बन जाएगा, आपको शुभ फल की प्राप्ति। जब हम इसके वैज्ञानिक तथ्य पे बात करते हैं तो दही हमारे दिमाग को शांति प्रदान करता है, शक्कर हमें शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है और दोनों शक्कर और दही हमारे दिमाग और शरीर को बैलेंस करते हैं, जिससे हम अपने काम पर फोकस करते हैं और जिससे हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये इसका वैज्ञानिक रीज़न है। हाँ, अब एक और हम बड़े प्रचलित सुपरस्टिशन की बात करते हैं कि जब हम कभी रास्ते में जा रहे हैं और हमारे रास्ते को काली बिल्ली काट जाए, क्रॉस करके चली जाए, तो उसे भी हम एक अपशगुन मानते हैं। एक्चुअली ये तो बात क्लियर है, सारे सुपरस्टिशन हमारे पुराने समय से जो चले आ रहे हैं वही अवधारणाएं हैं, वही परंपराएं हैं, उन्हीं के बेस पर है। अगर आप इसकी पुराने समय में जाएंगे तो पहले लोग यात्राएं करते थे बैलगाड़ियों से, और बैलगाड़ियों से जब हम यात्राएं करते थे, बिल्ली रास्ता काट गई तो बिल्ली की आँखों की लाइट बैलों की आँखों में एक इरिटेशन पैदा करती है, जिससे बैल उस बैलगाड़ी को छोड़ करके भागना चाहते हैं, जिससे वो उनके साथ कोई भी घटना हो गई। ये इसका वैज्ञानिक तथ्य है। यहीं पर मैं एक बात और कहूँ, चलो यहाँ पर तो ये एक अपशगुन काली बिल्ली मान लेते हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, शिलोंग चले जाइए, वहाँ तो घर घर में काली बिल्लियाँ पाली हुई हैं, वो तो एक शगुन माना जाता है और एक शुभ माना जाता है। इसे आप नॉर्थ ईस्ट में अगर आप जाकर के देखेंगे तो वहाँ पर इसे एक शुभ मानते हैं। तो काली बिल्ली को आप ये नहीं कह सकते कि ये एक
अपशगुन हो गया। तो ये सुपरस्टिशन है, लेकिन बस ये मानना है क्योंकि इनकी वैज्ञानिक अप्रोच जिसको नहीं पता है वो इसलिए सुपरस्टिशन है। इसी तरह अगर हम ऐसी बहुत सारे सुपरस्टिशंस हैं जिनके हमें वैज्ञानिक आधार नहीं पता है, जिनका वैज्ञानिक आधार पता है, फैक्ट्स पता है, वो हमारा साइंस का पार्ट हो गया। मैं और दो एक इनको डिटेल में नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा डिस्कस वैसे ही कर रहा हूँ। शमशान घाट से लौट के आते हैं तो नहाना, ये एक हमारी परंपरा है। हमारे घर वाले कहेंगे नहाया कि नहीं नहाया, नहाना जरूरी है, लेकिन उसके पीछे क्या रीजन है इसकी तरफ कोई बात नहीं करेगा, जबकि इसके पीछे भी वैज्ञानिक आधार है। मंदिर में घंटी बजाना, ईश्वर का आशीर्वाद मिलना, जबकि इसके पीछे भी वैज्ञानिक आधार है। ऐसा नहीं है कि घंटी बजाने मात्र से ईश्वर का आशीर्वाद मिल गया। और शाम के टाइम पर आप झाड़ू न लगाना घर में, ये भी एक सुपरस्टिशन है, लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगी, जबकि इसका वैज्ञानिक आधार डिफरेंट है। शाम के टाइम नाखून न काटना, ये भी एक वैज्ञानिक, इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक आधार है। अगर हम इन सब के पीछे वैज्ञानिक आधार पर डिस्कस करते चले जाएं तो ये टॉपिक हमारा बड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा। और अगर मैं सुबह से शाम तक अगर इस टॉपिक पे, इन टॉपिक्स पे बोलता रहूँ, इन सुपरस्टिशंस पे और इनके पीछे साइंस डिस्कस करता रहूँ, तो मेरे हिसाब से एक दिन बोलना भी कम पड़ जाएगा। अगर मैं सारी चीज़ें नोट करके और एक एक वन बाय वन डिस्कस करता चला जाऊं तो ये बहुत मुश्किल है भाई। इसके लिए हम एक बड़ी थीसिस भी लिख सकते हैं, मतलब एक थीसिस भी लिखी जा सकती है। इवन आगरा यूनिवर्सिटी में, तो मैं आपको एक बहुत समय पहले मुझे एक थीसिस देखने को मिली थी। आगरा यूनिवर्सिटी में जो हमारी हिंदू कल्चर में शादियां होती हैं, शादियों में जो चलन होते हैं, उन चलन के ऊपर एक थीसिस लिखी गई है और वहाँ उन चलन के पीछे क्या साइंस है उस साइंस को उसमें डिस्क्राइब किया गया है। वो मैंने बहुत समय पहले पढ़ी थी, आज से करीब 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो उसमें साइंस लिखी हुई है, हर चलन के पीछे ये साइंस है। तो ऐसे ही हम तो एक थीसिस उनने शादी की चलन पे लिखी थी, ऐसे ही हम व्यवहार में जितने भी चलन है उन पे भी लिखा जा सकता है। तो इस टॉपिक का कोई एंड पॉइंट नहीं है, हमें इस टॉपिक को यहीं पर कंक्लूड करना चाहिए, विराम देना चाहिए। अब इसे कंक्लूड करने के लिए मैं आप सबसे यही कहूँगा कि जिन चीज़ों का, जिन सुपरस्टिशंस का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, उन आधार को, जिनका कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, उन परंपराओं को हमें निकाल देना चाहिए, या तो उनके पीछे विज्ञान का पता करना चाहिए कि वो हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है। अगर वो हमारे यूजफुल नहीं है तो ऐसी परंपराओं को हमें अगली पीढ़ी को ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, उन्हें वहीं रोक देना चाहिए, जिससे सही चीज़ें धीरे धीरे, जब हम इन सुपरस्टिशंस को सबको ख़त्म कर देंगे तो हमारे बच्चों का धीरे धीरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप होगा, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप होगा तो हमारे देश के बच्चे की उन्नति होगी, उन्नति की ओर अग्रसर होंगी। जब बच्चों की उन्नति होगी तो हमारे राष्ट्र की उन्नति। और बस एक यही है कि हमें वास्तविकता में, लास्ट में यही कहूँगा, हमें फैक्ट्स में जीना चाहिए, रियलिटी में जीना चाहिए। नो स्पेस फॉर अ नेगेटिविटी, नो इल्यूशन। क्लियर? तो हमें यही करना चाहिए कि अपने बच्चों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण करते हुए अपने राष्ट्र की उन्नति की ओर अग्रसर करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।